राम राम भाई सारे बाण भैया ने। आशा करूं सारे ठीक ठाक हो गए। मैं हूं आपकी अपनी ज्योति सैल। स्वागत आप सभी का अपनी नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि हम सब ने बेरा है, मनीषा का छड़ाई व ठंडा भी नहीं हुआ था। उसकी आत्मा ने तो शांति मिलन की बहुत दूर की बात है। क्यों? वह त्यारे खुले आंदन लाग रहे हैं। पुलिस ने सुसाइड घोषित कर दिया। उस माँ बापा का तो क्या हाल। उससे भी घटिया खबर एक और आ गई है। घुम्मड़ेड़ा गांव की बेटी थी और 4 महीने बयान हुए थे। 2 महीने की वह प्रेग्नेंट थी। जिस दिन वह शादी करने आए थे, रोड़ा इस बात पे जा गया। वह लगन लगन लेकर गए होंगे उनके घर के। उनका प्रोग्राम घना बढ़िया था छोरा वाला का। फिर वह बारात लेकर आए। छोरी वाला का प्रोग्राम थोड़ा छोटा था, क्योंकि देखो बेटी वाला बेटी दे दे तो सब कुछ दे दे है। और तो उनका प्रोग्राम छोटा था। उनका ब्योते इतना था क्योंकि एक बाप अपनी औकात बढ़ के कर अपनी बेटी खातर, ताकि तड़का उसने समाज की कोई भी बात सुननी ना पड़े। तो फिर उनका मुंह बांगा हो गया था सासू ससुरा का। उनने ब्याह करने मना कर दिया था। उनने कह सुन की नुका कर बेटी आड़ा हीना हुआ, हाथ पा जोड़ की उनने ब्याह करवा दिया। वह जब शादी करके न गई, उनने उसे टाइम पर कह दी थी हमने हमारे खातर के करे, हमने इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा था, हमने के प्रोग्राम कर रखा है यो। ठीक है। फिर वह शादी करके गई है। उससे दिन तक टॉर्चर करे थे। उसने यो ला इबुन ने कुछ पीछा की मांग करी थी, जो उसका पुग नहीं पाए। रक्षाबंधन पर वह अपने घर आ रही थी, फिर वह गई थी। और तो जाए पीछे उन नईब फांसी दे दी छोरी ते, मार दी। वह उस तो उसकी जिंदगी छीन ली। उनने यो भी नहीं देखा थारे घर का चिराग है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उसकी कोख में भी था। तो डूब कर मर जाओ भाई थम। इतनी बड़ी हत्या, जी मत जी काट लिया थमने, जिंदा जी मार दीवा। के मिला थमने, के फायदा होगा? सारी उम्र अगर यह सरकार ढंग की होगी तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसोगे। ठीक है। और इतने इतने गुना क्यों करो हो? अब लोग बेटी जामन तो डरने लाग जाएंगे। तो कितने तो धन दहेज की तो बहुत दूर की बात है, तारे बेटे रांडे हांडेंगे। ठीक। थम धन दहेज की बात करो हो, कितने तो थम बहू लाओगे हैं, कितना ये धन आओगा थारे। तो भाई धन दान के लालच में इन बेटियां ने मारना छोड़ दो। इन बेटियां ने के बिगाड़ा है और के इनके माँ बाप ने बिगाड़ा है हैं। और मैं तो भाई अगर उस जगह पे उस दिन उन्होंने यो तमाशा कर दिया था ना कि थारी के औकात है, तुमने के करा कि नहीं, तो उन्होंने अपनी बेटी ब्याहनी नहीं चाहिए थी। पर वह बेटी घनी है समझदार बतावे है, वह अपने परिवार की खुशी खातर कुछ भी कर सके थी। तो उसने ब्याह भी करा और उसने मतलब वह कुर्बान हो गया अपने माँ बापा खातर। अपने माँ बापा की दुख बताया भी होगा उसने। और मतलब उसने सोची वो बाप और माँ पे मत कह दे हैं, मारते भी कहा हमारे माँ बाप अक बेटी दुख हो चाहे सुख अपने सासरा में रहियो। पर इसका मतलब यो नहीं है अगर उसकी जान ले लो थम। अगर थमने धन चाहिए था तो थम खुलेआम धमकी भी दी है उनने। बस वो तो इतने घटिया लकड़े हैं, बाबू बेटा और उनकी माँ। चल बाबू और माँ तो डूब गए, उस बेटे ने तो देखना था जिंदगी किसकी केला कटेगी। वो बाप तो माँ की सपोर्ट में खड़ा था, पर उसने भी तो सपोर्ट में खड़ा होना था। और उनको मैं फांसी ला कर मरी है। तो उनका इतना बंद कमरा भाई, छोटी सी खिड़की है जिसमें तके वह बेटी दिख नहीं सकती, पंख के लटकी हुई। और उस ससुर ने क्या कही है, अकमन ने देखी है वह खिड़की में तय, खिड़की में तय अगले बताने लग रहे वीडियो में साफ साफ क्लियर। जो उसका चाचा है ताऊ है अकवी, उस खिड़की में तो देख कर देखो, उसमें तक कुछ नहीं दिखता उनके कमरे का। वह एसी के नीचे खिड़की है और वह पास उनका हल्की फुल्की। ठीक है। तो फिर उनने इतने घटिया तरीके तो उसका गला घोट का चुन्नी तवा मार भी दी। फिर वह पंखे के भी लटका दी। नु कहा हमने कुआड़ तोड़ का काट दिया, कुआड़ तो टूट भी नहीं रहा उनका। ये तो एन मौके पर देखे हैं। तो इतनी हत्या मत करो। अब भाई ये बेटी है, ये बार लकड़न की तो थम नहीं छोड़ दे इन्हें। ब्याह पीछे भी माँ बाप अपनी बेटी तनी फराम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थारा वर्गे हत्यारे जब तक संसार में रहेंगे, जब तक ये बेटी नुए मरदी रहेगी। थारे नाम का तो घास फूस कटा है। उस माता पूछ के देखो जिसने 9 महीने पेट में भी रखी थी और पाड़ी पड़ोसी थी। उसकी माँ खुद और माँ बाप ने मैंने मनीषा वाले में भी यही बात कही है, इसमें भी यही बात को माँ बाप ने पता लग जाए मेरा बेटा अपने आप सुसाइड कर सका है कि नहीं कर सकता। ठीक है। वह जामे है, पाड़े पड़ोस से हैं, 18 19 साल की करके ब्याह में है। वह छोरी 22 साल जामे भी हैं, पाड़ पड़ोस से भी है। पाड़ पड़ोस की थर्टी फ्री में नौकर दे हैं, है ना?
घर का काम भी कराया होगा उसने बेचारी ने। क्या कमी रह गई थी उसके काम में जो हमने या वाइस अंजाम में पे पहुंचा दी। और भाई मेरी कुछ कहने की जरूरत को नहीं, हम बड़ी बहुत या वीडियो भी देख लो। जी मेरी बेटी बिल्कुल भी सुसाइड नहीं कर सकती। मैंने अपने पे विश्वास है पूरा, पढ़ी लिखी, मैंने खुद पढ़ाई लिखाई गैल पेपर दिवा के आई। भाई मैंने रास्ता बताओ थी तो वह कैसे सुसाइड कर सके थी। वे उसने टॉर्चर कर रहे थे हर एक बात पे, अक तू अपने घर से यो लिया, तो वह कैसे। एक बाप अपनी बेटी की शादी बड़े रंग चाव के साथ करता है, अपनी औकात से ज्यादा उस बेटी को देता है, लेकिन 3-4 महीने बाद उस बेटी के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है कि माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने घूमनेड़ा गांव से आया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि चारों तरफ घुमा के दिया, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है। मामला क्या है, क्या इनकी मांग है और प्रशासन से क्या अपील ये करते हैं, इसी मामले को लेकर आइए हम बात करते हैं घूमनेड़ा गांव के निवासियों से। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश है और मैं घुमनेड़ा गांव का मूल निवासी हूँ। अंकल जी क्या ये मामला हुआ कि भी एक बाप ने अच्छी तरह अपनी खुशहाल अपनी परिवार की बेटी की अपनी की शादी की एक दूसरे परिवार में ससुराल में, और कुछ समय बाद पता चलता है कि भी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आपकी क्या राय है इस बारे? देखिए, मेरा भाई दिनेश मेरा कजिन है, छोटा भाई है मेरा। इसने अपनी बेटी को बहुत लगन से पढ़ाया था। बेटी ने भी अपने माँ बाप के हर अरमान को पूरा करते हुए 12वीं में 99% नंबर लिए थे। उसके बाद वो ग्रेजुएट हुई। ग्रेजुएट होने के बाद उसने जेबीटी की, सीटेट का एग्ज़ाम पास किया। एक बढ़िया मैच ढूंढने के लिए इन्होंने प्रयास किए, तो यहीं पड़ोस में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गांव बड़ूसरा में रविंदर और कविता नाम के लोग हैं। उनका बेटा अमन, उसका रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता इन्होंने उनके बेटे अमन के साथ किया। 16 अप्रैल 2025 को ये शादी हुई थी। शादी में जो भी हमारे से बन पड़ा हमने वो किया, लेकिन उसी दिन से वो इस शादी से बेशक खुश होंगे, लड़की उनको बेशक पसंद होगी, लेकिन हमारे आर्थिक हालातों से वो खुश नहीं थे। अंकल ऐसी क्या मतलब कोई घटना हुई थी या कोई बात ऐसी हो गई थी कि वो जो आपकी आर्थिक हालात से वे खुश नहीं थे? देखिए, जब हम लोग सगन लेकर उनके गांव गए, उनका अरेंजमेंट बड़ा था, लेकिन जब वो बारात लेकर हमारे गांव आए, हमारा अरेंजमेंट छोटा था। उस अरेंजमेंट को देखकर ही वो नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन आप लोगों ने इतना छोटा कार्यक्रम करके हमारी बेइज्जती कर दी। तो ये चीज जो है, बड़ी मुश्किलों से हमने बहुत उनसे प्रार्थना करके, बहुत रिक्वेस्ट करके उनको तैयार किया कि वो शादी को संपन्न होने दें, तब जाकर ये शादी हुई थी। और उनकी इंटेंशन हमें उसी दिन कुछ अलग लगी, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होता। इंटेंशन की बात करें सर, किस प्रकार की इंटेंशन उनको आपको उनकी अलग लगी? उनको ये लग रहा था कि ये लोग उनके सामाजिक स्तर से नीचे हैं, उनके आर्थिक स्तर से नीचे हैं, इसलिए मुझे उनकी इंटेंशन अलग लगी। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद लड़की का संपर्क, उसका इस्तेमाल करने वाला फोन उन्होंने बंद कर दिया, संपर्क हमसे काट दिया। मतलब आप लोग जो ससुराल पक्ष है उन्होंने मायके पक्ष वाले से लड़की की बातचीत करवानी बंद कर दी? बहुत मुश्किल कर दिया। लड़की कभी कभार फोन कर पाती थी, वो भी कैसे कर पाती थी। लड़की क्योंकि बहुत सीधी थी, बहुत समझदार थी, उसने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को ज्यादा तनाव ना देने के लिए कोई शिकायत नहीं की उस समय, लेकिन वो बहुत टेंशन में रहती थी। उसकी यहाँ जो बहनें, जो कजिन्स हैं, उन्होंने महसूस किया उसकी टेंशन को। कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो यही बताती रही कि नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ये हमें बार बार महसूस होता था, और वो बार बार हमें कहते थे कि आप लोगों ने शादी में हमारे हिसाब से दहेज नहीं दिया। तो वो दहेज की जो उनकी चाह थी, वो हमें बताती थी कि वो हमसे खुश नहीं थे। ठीक है।
तो उसके बाद अभी जो तीजों का त्योहार होता है, आपको पता है कि भारतीय हिंदू परिवारों में तीज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और वो भी पहली तीज। बिल्कुल सर। उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने मेरे भाई दिनेश को टेलीफोन किया और टेलीफोन करके बात करने के लिए अपने घर बुलाया। ये वहां गए, वहां उन्होंने इतनी बातें इनको सुनाई और साथ में 5 लाख रुपए की डिमांड की। अच्छा, मतलब लड़के वालों ने 5 लड़के लाख वालों रुपए की ने डिमांड की। 5 लाख की डिमांड की। जिस टाइम ये डिमांड की, लड़के के पिता, लड़की की माता और लड़का तीनों एक साथ थे। उन तीनों की ये सामूहिक डिमांड थी। मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं, इतनी मेरी कमाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद जब उनकी बातें सुनाने में अति हो गई तो इन्होंने कहा कि कल मेरे बड़े भाई योगेश और उनकी पत्नी यहाँ आएंगे। ठीक है। अगले दिन मेरे भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके घर गए, गांव बड़ूसरा में, घूमानेड़ा गांव से। वहां जाके उन्होंने बातचीत की तो फिर से उनकी वही डिमांड थी जो उन्होंने दोहरा दी। उस डिमांड के बाद योगेश भाई ने कहा कि चलो ठीक है, हम लड़की को आज अपने साथ ले जाते हैं और देखेंगे हम इस बारे में हम क्या कर पाएंगे, हालांकि हमारी इतनी हैसियत नहीं। योगेश भाई और उनकी पत्नी कोमल बिटिया को अपने साथ ले आए और वो यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन तक रही। रक्षाबंधन के दिन से पहले दिन दिनेश भाई ने अमन को, अपने जमाई को, फोन करके बुलाया कि बेटा आ जाओ और कल ले जाना, त्योहार का दिन है, हमें अच्छा लगेगा। वो आया। इन्होंने उसे अपने इकट्ठे किए हुए, अपने किस सोर्स से किए मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इकट्ठे किए हुए 50,000 रुपए उसको दिए। 50,000 देख के वो उखड़ गया और कहने लगा कि ये 5 लाख रुपए की बात थी, 50,000 में मेरे ना तो मेरे माँ बाप तैयार होंगे और ना मैं खुश हूँ। बहुत खुशामद की उसकी और किसी तरह से कहा कि अपने परिवार को बचाओ, हमारे लिए जो संभव होगा हम वो करेंगे। बिल्कुल सर। हालांकि रक्षाबंधन वाले दिन वो कोमल को अपने साथ ले गया, लेकिन उसके बाद जब भी यहाँ से 1-2 बार कोशिश की कोमल से बात करने की, उन्होंने कोमल से बात नहीं करवाई। अचानक 19 तारीख को इनको, योगेश को, मेरे भाई दिनेश को, लड़के की माँ का फोन आया, कविता जी का। उन्होंने कहा कि भाई आपने अभी तक बकाया रकम नहीं दी है। तो सीधी सीधी दहेज की डिमांड। बिल्कुल दहेज की डिमांड, और बड़ी बेशर्मी से, जो हमारे परिवारों में नहीं होता है। जहाँ रिश्ता जुड़ जाए तो हम ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सर। सर तो बच्चों का मन मिल जाए, इससे बड़ी चीज और क्या चीज है। परिवार मेरा अगर चल रहा है, मेरे बच्चे अगर खुश हैं, तो उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन उसने सीधी सीधी दहेज की डिमांड की और उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं भेज रहे हैं या तो पैसे का अरेंजमेंट करो, अगर पैसे नहीं भेज रहे हैं तो जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। और 21 तारीख को सवेरे हमें कोमल की मृत्यु की सूचना मिली। हालांकि हमारे गांव में कोमल के ससुराल वालों के कुछ रिश्तेदार हैं, उन्हें सूचना हमसे कई घंटे पहले मिल गई थी, लेकिन हमें सूचना बाद में मिली। उस सूचना के बाद यहाँ से जो भी जिस हालत में था उस हालत में वहां पहुंचे तो वहां देखा पुलिस वाले पहले से आए हुए थे और फर्स्ट फ्लोर पर उनका एक कमरा है, उसके अंदर बेड पे कोमल की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको उन्होंने बताया कि इसने फांसी का फंदा लगा के अपनी जान दे दी। कारण कुछ नहीं बताया, रीजन कुछ भी नहीं बताया, कारण कुछ नहीं बताया। में झगड़ा था या किसी बात, दहेज के अलावा किसी और बात को लेकर अनबन रहती हो? नहीं, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। और अभी तो बहुत छोटा टाइम था, 4 महीने कंप्लीट हुए हैं अभी। 4 महीने में तो कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, हमें बुलाते बात करने के लिए, समझाते अगर कोई ऐसी दिक्कत होती। लेकिन हमारी ये बच्ची, हमारे पूरे परिवार में जो बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार में इस बच्ची से ज्यादा सीधी बच्ची कोई थी नहीं, जो अपने परिवार के लिए बिल्कुल हर कुर्बानी करने को तैयार थी और उसने अपनी कुर्बानी कर दी। तो अब उसके बाद के जो हालात हमने वहां देखे, जो जो लोग वहां गए थे, उन्होंने कुछ फोटो भी खींची, जो फोटो मैंने आपको शेयर भी की हैं। उन फोटोज में, एक फोटो में उसकी बच्ची की दोनों आंखें खुली हुई दिखती हैं और आंखें इतनी सॉफ्ट दिखती हैं, जो हमें लगता है कि एक सामान्य आदमी अगर कोई भी सोचेगा, फोटो देखेगा, तो उस फोटो की आंखें इतनी सॉफ्ट दिख रही हैं कि जैसे वो बच्ची जब उसकी जान जा रही है उसको पता ही नहीं कि वहां हो क्या रहा है। वरना जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमको जानकारी है, अगर कोई अपनी फांसी लगाएगा, अपने गले में फंदा डालेगा, तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, उसकी जीभ बाहर निकल आती है
उसके मुंह नाक से खून आ सकता है, लिक्विड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहां हमने देखा जो कमरा था, जिस पंखे के ऊपर एलिगेशन हुआ कि इस पंखे से लटक के उसने जान दी, वो पंखा करीब 12 फुट ऊपर था। बेड की ऊंचाई 12 इंच, 4 इंच का गद्दा और 1 फुट का स्टूल साथ में रखा था। और बच्ची की मेरी लंबाई जो थी वो 5 फुट 5 इंच थी। तो किसी भी हालात से वो पॉसिबल नहीं था। हालांकि उन्होंने एक चुन्नी वहां साथ में डाली हुई थी कि इस चुन्नी से उसने फंदा लगा लिया और जान दे दी, लेकिन जो निशान थे वो किसी रस्सी के निशान थे, जो गले पर, गुड़िया के गले पे जो निशान थे वो चुन्नी के निशान बिल्कुल नहीं थे। और बड़ी हैरत की बात थी कि जिस पंखे पर उन्होंने एलिगेशन लगाया, उस पंखे की जो अपर कैप होती है, उस कैप पर डस्ट बिल्कुल वैसे ही थी जिसमें से कोई डस्ट नहीं हटी हुई थी। धूल ऐसी की ऐसी जमी बिल्कुल धूल ऐसी जमी थी। ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि भाई इस पंखे के ऊपर किसी ने फांसी हाँ, खाने की बिल्कुल। कोशिश की है या खाई है। केवल एक पंखड़ी थोड़ी सी टेढ़ी थी, जो कि पंखड़ियां कितनी भी हो, बच्ची का वजन कितना ही कम हो, वो पंखड़ी उसके ऊपर लटक के कोई जान दे ही नहीं सकता। सर, जिस समय उनका जैसे कह रहे हैं कि भाई लड़की ने फांसी खा ली, क्या परिवार में उस समय कोई भी नहीं था घर पर? तीनों लोग घर पे थे। उन्होंने नहीं देखा कि भाई हमारी बहू सुसाइड कर रही है? कभी भी उन्होंने इस तरफ उन्होंने इस तरफ हमें ध्यान ये नहीं बताया कि हमने सवेरे खिड़की से देखा, कमरा फर्स्ट फ्लोर पर, दिया? उसमें एसी के नीचे एक छोटी सी खिड़की है, जिसमें से अगर बाहर से देखें तो वो लड़की नहीं दिखती, अगर लटकी हो तब भी, और वैसे भी कमरे का अंदर कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है। बेड बिल्कुल परफेक्टली सेट किया हुआ था, कोई एक शिकन नहीं थी बेड के ऊपर। तो सारे कुंडी जो उसमें एल्ड्रॉज लगी हुई हैं कमरे में, अंदर भी और बाहर भी। मेरे भाई जो वहां गए थे, उन्होंने जब वहां पर एफएसएल की टीम आई तो उन्होंने अंदर से कुंडी बंद करके दिखाई कि आप किसी को भी बताओ कि धक्का मार के ये खोल दे, जो कि दावा उसके ससुर ने किया कि मैंने इस दरवाजे को धक्का मारा तो ये अंदर से खुल गया। ना कोई कुंडी टूटी हुई थी, ना कोई और निशान था, और ना कोई मेरे जैसा भी, जो मैं 100 किलो वजन का अगर हूं, मैं भी उस दरवाजे को धक्का मारता, वो नहीं खुल सकती थी कुंडी अंदर से लगी होती तो। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं था। हर सर्कमस्टेंस जो है उसमें शक है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लालच के पूरा ना होने के कारण हमारी बच्ची की जान ले ली, और ना केवल जान ले ली बल्कि इतने प्लान करके जान ले ली कि आज तक, इस समय तक जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। 3 दिन हो गए हैं आज भी हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, पूरा गांव सफदरजंग हॉस्पिटल में था। पोस्टमार्टम के लिए बताया था कि बोर्ड बनेगा। बोर्ड के लिए हम लोग परसों डीसीपी साहब के पास गए थे, उन्होंने परमिशन दी कि बोर्ड बनेगा, क्योंकि उससे पहले एसडीएम साहब की इंक्वायरी चल रही है इसमें। एसडीएम साहब और जो वहां सब इंस्पेक्टर जो मौके पर आए, उन्होंने पहले हमें आश्वासन दिया कि यहाँ बोर्ड बना के हम करवाएंगे। हम लोगों को उम्मीद थी कि ये हमें न्याय यहाँ से प्राप्त होगा, लेकिन शाम को 4 बजे तक हम इंतजार करते रहे, और शाम को 4 बजे उनका एकदम से माहौल बदल गया और उन्होंने मना कर दिया कि हमें राइट नहीं है कि हम बोर्ड के लिए कुछ कर सकें, ये केवल डीसीपी साहब को है। इसी दौरान मोर्चरी में ही, राव तुलाराम हॉस्पिटल की मोर्चरी में, मेरे भाई, इनकी वाइफ और इनके बेटे का बयान लिखा जा रहा था। एसडीएम साहब उस पूरे दौरान वहां मौजूद थे उस रूम में, और पुलिस वाले जो साहब थे, सब इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम मुरारी कृष्णन है, वो वहां पूछ के बयान नोट कर रहे थे। मेरे भाई ने पूरी हालात बताई। वहां बताया कि दहेज के कारण से मेरी बेटी को जान खोनी पड़ी है। वहां उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए की डिमांड थी। वहां उन्होंने बताया कि 50,000 रुपये मैं देख चुका हूं। वहां उन्होंने बताया कि मेरी बेटी 1.5-2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन ना कोई रकम लिखी उन्होंने बयान में। आईओ साहब, आईओ नहीं, वो पुलिस वाले, आईओ साहब हैं, एसडीएम साहब। अच्छा। वो असिस्ट करते हैं, क्योंकि एसडीएम साहब जो है, जैसा हमें बताया गया, एसडीएम साहब आईओ हैं, उनको केवल साइन करने हैं, सारे काम जो है पुलिस वालों को करने हैं। तो सर, पुलिस वाले तो वो बयान लिखेंगे ना जो परिवार वाले बता रहे हैं। हमने जो बयान बताया, जो भाई ने बताया कि पैसा दिया, वो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। जब दहेज का मामला, दहेज लिख दिया हमने, दहेज मांगा, तो वो उसमें कवर हो गया।
जब हमने कहा कि हमारा लिखो कि वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि प्रेग्नेंट का मतलब डबल मर्डर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उससे क्लियर हो जाएगा। उन्हें क्या हिच थी इसमें, क्या उन्हें संदेह था इसमें लिखने में, क्या उनका कारण था, ये वो जाने, हमें उन्होंने नहीं बताया। एक बात के लिए मैं आपको रोकूंगा। परिवार जो एलिगेशन लगाता है कि जी। भी मेरी लड़की के साथ ये हादसा हुआ, जी वो प्रेग्नेंट थी, जी मुझसे दहेज की मांग की, जी मैं तो ये बोलूँ कि भी जो आपकी तरफ से एलिगेशन लगाएंगे वो जी। एक जांच का विषय था। जी पुलिस उस पर जांच करती, जी उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी झूठ थी वो पब्लिक के सामने आ जाती। बिल्कुल जी। लेकिन जो आपके बयान थे जी माँ बाप के, जी वो तो शायद आईओ साहब को पूरे लिखने चाहिए थे। बिल्कुल लिखने चाहिए थे, लेकिन हमें उन्होंने जो हम बाहर जो हम वेट कर रहे थे, केवल 3 लोग ये इकट्ठे बैठे थे अंदर मोर्चरी के साथ वाले रूम में। मोर्चरी के अंदर ही वो रूम था, राव तुलाराम हॉस्पिटल में। इन तीनों को अंदर बिठाया था, हमें अंदर नहीं आने दिया। गेट पर गार्ड खड़े थे और कुछ एसडीएम साहब के यहाँ से भी स्टाफ साथ आया था, हमें अंदर नहीं आने दिया गया। इनको बताया कि इन्होंने जो जो बताया कि नहीं, आपकी ये वाली बात इसमें कवर होती है, पैसे वाली बात दहेज में कवर होती है, प्रेगनेंसी वाली बात जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कवर हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारी उम्मीद ये थी कि पुलिस वाले न्याय करेंगे और न्यायपूर्वक जांच करेंगे, लेकिन गुड़िया का पोस्टमार्टम हो चुका है या नहीं? नहीं, आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परसों शाम को 21 तारीख को सुबह हमें बताया गया कि उसकी डेथ हो गई है। 21 तारीख की शाम को 4 बजे तक राव तुलाराम हॉस्पिटल में हम थे, मोर्चरी में। उन्होंने शाम को बताया कि ये बोर्ड बनने के लिए डीसीपी साहब के पास जाना पड़ेगा। मैं मेरे 2 भाइयों के साथ डीसीपी ऑफिस गया। डीसीपी साहब ने भी पहले हमें यही बताया कि नहीं, इस केस में जो है बोर्ड नहीं बनेगा, लेकिन फिर उन्होंने काइंडनेस दिखाते हुए एसएचओ साहब को पर्सनली फोन किया और पर्सनली फोन करके उन्होंने डायरेक्शन दी कि कल इसमें बोर्ड बनवाओ। कल जो 22 तारीख थी, 22 तारीख को सवेरे से हमें जो सब इंस्पेक्टर साहब थे, मुरारी कृष्ण साहब, उन्होंने बताया कि वो सचिवालय में हैं परमिशन के लिए। शाम को करीब 6 बजे के आसपास उन्होंने बताया कि परमिशन मिल गई है। आज सुबह 9 बजे का हमें टाइम दिया था। हम तब से राव तुलाराम हॉस्पिटल से, मोर्चरी से बॉडी लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल गए। वहां उन्होंने बताया कि आप लोग लेट आए हो, अब पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब हमें कल 24 तारीख रविवार का दिन दिया गया है, सुबह 9 बजे वहां पहुंचने के लिए कहा गया है, तब पोस्टमार्टम होगा। सर, पुलिस का क्या मानना है इस मामले में? पुलिस इसको एक हत्या की तरह देखती है या एक सुसाइड की तरह देखती है? जब मैंने मुरारी कृष्ण साहब से एसडीएम साहब की मौजूदगी में कहा कि अभी सुबह से आप हमें बता रहे थे कि इसमें बोर्ड बनेगा और अब आप कह रहे हो कि इसमें बोर्ड की जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं सिंपल हैंगिंग का केस है। तो मुझे नहीं पता सिंपल हैंगिंग की डेफिनेशन क्या होती है। सर, कोई भी बच्ची है जी, या कोई मैं भी हूँ या कोई भी है, अपनी मर्जी से सुसाइड थोड़ी ना करता होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होगी सर। अगर 1% हम पुलिस की भी बात मान के चले तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी। सर, मैं साथ में थोड़ा सा एडिशन और कर रहा हूँ कि ना केवल मजबूरियां रही होंगी, पर अगर कोई लड़की ये कदम उठाती है, ये एक्सट्रीम कदम उठाती है, मान लो उसने उठाया, जो कि हमें नहीं लगता उसने उठाया, क्योंकि वो बच्ची बड़ी पॉजिटिव थी, उसमें आगे बढ़ने की चाह थी, वो नौकरी करना चाहती थी, वो टीचर बनना चाहती थी, वो पढ़ाना चाहती थी सारे संसार के बच्चों को, वो आत्महत्या क्यों करेगी? और अगर सपोज मान भी लिया तो केवल 4 महीने शादी के, उसके बाद तो एसडीएम साहब की, पुलिस प्रशासन की, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इसको डोरी डेथ में रजिस्टर करें। बाद में जो इंक्वायरी वो करते, वो इंक्वायरी जो है उसका जो भी रिजल्ट आता, हम भी तैयार उसको स्वीकार करेंगे। बाकी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये सब उन्होंने इतना संदेहास्पद बना दिया कि इस बात से हमारी जो धारणा कि हमारी बेटी को, हमारी बच्ची कोमल को उसके ससुराल वालों ने, उसके ससुर रविंद्र ने, उसकी सास कविता ने, उसके पति अमन ने अपने लालच की भेंट चढ़ा दिया और उसको जो है मार डाला। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जी, जो दिल्ली सरकार के मंत्री आपको देख रहे हैं या पुलिस विभाग के जो अधिकारी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं आप? मेरी सारी दुनिया से, हर प्रशासन से, हर प्रशासक से, हर जिम्मेदार आदमी से केवल एक ही मांग है, हमें न्याय दो, मेरी बेटी को न्याय दो। जो भी कल्प्रिट है, जो भी इसमें दोषी है, उसको जो मैक्सिमम सजा हो सके वो दो, जिसके लिए हम तो डिमांड करेंगे फांसी की सजा दो उनको, क्योंकि बच्ची हमने खोई है,
तो मेरी क्या बस इतनी ही डिमांड है। दूसरी मेरी डिमांड जो है, मुझे जो आज मुरारी कृष्ण जी सब इंस्पेक्टर साहब जो इस केस को एसडीएम साहब के निर्देशन में देख रहे हैं, मुझे और मेरे पूरे गांव वालों को उनके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। उनको बदला जाए। और क्योंकि पूरे थाने में अगर कोई एक अफसर किसी थाने का किसी की जांच कर रहा है और वो उसकी जांच की दिशा कुछ गलत है, तो सारा थाना उसके साथ मिला हो सकता है। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि दिल्ली सरकार से भी, गृह मंत्रालय से भी, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी अथॉरिटी रखते हैं, कि इस जांच को किसी दूसरी एजेंसी को सौंपें, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई स्पेशल टास्क फोर्स बने, कुछ भी बने, या किसी दूसरे थाने को भी, लेकिन छावला थाने से इसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यही हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। तो वीडियो तो हमने देख ली होगी और बेरा भी लाग गया होगा। कौन माँ बाप ऐसा है जो ये झूठे लम लाओगा? झूठे लम कोई नहीं लांदा। जब अगला पर बीती है ना, तो अगले कह भी गए और कहने के हकदार नहीं, वह तो इसे हकदार हैं। और वह खुद जाके डंडा तक तोड़ दे उन्हें, तीनों ने जानता मार दे, पब्लिक का आग गेर की दत्ती में खड़ा खोद कर आधा न काचा न खा जाओ उन्हें। ठीक, इतनी आग उठे भाई, क्योंकि एक बेटी, बस आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और भाई लाइक करियो, चाहे मत करियो, ठीक है। बाकी इन बेटियां ने बचा लो भाई।